नमस्कार, भारत समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। वक्त है कुरुक्षेत्र का, और कुरुक्षेत्र में आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 पर जुट गई है, यानी कि 80 सीटों पर किस तरह से चुनाव जीता जाए। सांसदों का कहा जा रहा है कि इसको लेकर रिपोर्ट कार्ड भी पार्टी अंदर ही अंदर तैयार करवा रही है, यानी कि सांसदों की परफॉर्मेंस क्या रही है और इसको लेकर फीडबैक जो है वो जनता से मांगा जा रहा है। कितना काम सांसद जी ने किया है, इसको लेकर जनता के मन में सांसद के प्रति क्या है, ये सब जो कहा जा रहा है कि अंदर ही अंदर एक सर्वे टाइप जो है वो करवाया जा रहा है और इसी को लेकर फिर रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा और उसी आधार पर टिकट का वितरण किया जाएगा। ये रिपोर्ट जो है वो निकल कर सामने आ रही। देखिए, ये कोई नया नहीं है, लेकिन हर बार भारतीय जनता पार्टी कुछ इसी तरह का एक सर्वे जो है वो करवाती है और उसके बाद टिकट का वितरण किया जाता है। इस बार भी सर्वे जो है वो करवाया जा रहा है, तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कई सांसदों का, कई जो विधायक हैं विधानसभा चुनाव में उनका टिकट कटता है, तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में मौजूदा सांसदों का भी कई नाम जो ऐसे हैं उनका टिकट कट जाएगा, क्योंकि 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। जैसा कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 75+ कोई कह रहा है, कोई 80 कह रहा है, तो इस तरह के तमाम जो बयान है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। तो आंतरिक सर्वे जो है वो एक हो रहा है, आपको बता दें, और तमाम जो सांसद हैं उनका रिपोर्ट कार्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी तैयार करवा रही है। देखिए, वो रिपोर्ट कार्ड सांसद ने अपने क्षेत्र में विकास के लिए कितने काम किए हैं और इस बार भी सांसद 2024 के चुनाव को क्या जीत पाएगा, ये वो 7 बिंदु हैं जिन पर जो है वो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। सांसद अपने जनता के प्रति किस तरीके से व्यवहार कर रहा है और क्या सांसद जनता का विश्वास जीत पाने में कामयाब हुआ है। इन बिंदुओं पर तमाम सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाया जा रहा है। आलाकमान के सामने ये रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा और उसी आधार पर फिर टिकटों का वितरण किया जाएगा। तमाम मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे उनका परिचय करवा देते हैं और इनसे चर्चा करेंगे। मनीष सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। अंकित चौधरी जी बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता, दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मनीष जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, 2018 में भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जो तमाम सांसद हैं उनका एक जो आंतरिक सर्वे है वो पार्टी के द्वारा करवाया गया और उसके बाद टिकटों का वितरण किया गया। इसका फायदा भी 2019 के चुनाव में मिला। 2022 में भी पार्टी वही रणनीति पर काम कर रही है। अगर लोकप्रियता होगी तो उसी आधार पर टिकट का वितरण किया जाएगा। आपके लिए कहीं ना कहीं चुनौती नजर आ रही है मनीष। देखिए, ऐसा है कि शांतनु जी, भारतीय जनता पार्टी देश में राजनीति को उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां पर देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर, प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री पर, रक्षा मंत्री पर और तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर भरोसा जनता का उठ चुका है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर अब जनता की कोई ना तो उम्मीद है ना ही कोई भरोसा बचा है। एक बात। दूसरी बात शांतनु जी, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जनता रिपोर्ट कार्ड देती है, आप 2022 के चुनाव का जब विश्लेषण करेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे, 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी थी। हमारी पार्टी ने आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में हमारी पार्टी ने 36% से ज्यादा वोट हासिल किया और 2,96,00,000 से ऊपर हमें वोट प्राप्त हुए। ये इतना बड़ा एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर उत्तर प्रदेश की महान जनता का जो एक भरोसा था, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में तो सफल हो गई, इसलिए कि वह छल प्रपंच और धोखे की सरकार है जो उत्तर प्रदेश में चले। उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी को यह लग गया कि देश की राजनीति में जब हम लोकसभा के चुनाव की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें सबसे बड़ा अगर कोई हमारे लिए रुकावट पैदा करेगा उत्तर प्रदेश में तो श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। इसलिए कि श्री अखिलेश यादव जी का एक चमकता हुआ हीरा राजनीति में माना जाता है श्री अखिलेश यादव जी को, जो हमेशा जहां पर भी रहते हैं, युवा हो, महिला हो, छात्र हो, सभी एक उम्मीद के तरफ से, एक भरोसे की तरफ से उनको देखते हैं और ये उनके राजनीतिक व्यक्तित्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के राजनीतिक व्यक्तित्व में ये आकर्षण है कि उनका सर्व समाज उनको एक नेता के रूप में, एक अच्छे चीफ मिनिस्टर के रूप में, एक देश को आगे ले जाने वाले नेता के रूप में, चूंकि हमारी जो विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा है।
हम समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सामंती चरित्र लेकर के राजनीति करती है। आज मुकाबला समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी घबरा करके, हमारे नेता के यशस्वी व्यक्तित्व से घबरा करके रिपोर्ट कार्ड प्राइवेट एजेंसी। अब बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि 5 वर्षों में, शांतनु जी ये बहुत गंभीर सवाल आपने उठाया है और आपके चैनल को मैं मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूं कि एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया जा रहा है। आप बताइए प्रधानमंत्री जी से क्या इन सांसदों ने पूछा कि आपने 3 वर्ष में जो हमारी सांसद निधि होती है उसका 1 रुपया दिया है? इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है कि 2020 का 1 रुपया नहीं मिला, 2021 का 1 रुपया नहीं मिला, 2022 का 1 रुपया नहीं मिला। ये सांसद निधि गया कहाँ? ठीक है, अंकित चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित जी, क्या चल रहा है पार्टी में? क्या पार्टी किसी प्राइवेट एजेंसी, जैसा कि मनीष जी कह रहे हैं, प्राइवेट एजेंसी के जरिए? तो देखिए मनीष जी से बात करेंगे, लेकिन अंकित जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन दिलीप जी आपके पास आते हैं। देखिए ये कहा जा रहा है कि जो आंतरिक सर्वे करवाया जा रहा है, खबर तो ये आ रही है कि जो पार्टी के ही जो पदाधिकारी हैं, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा ये आंतरिक सर्वे करवाया जा रहा है मनीष जी, किसी प्राइवेट एजेंसी के जरिए नहीं करवाया जा रहा। अभी तक तो इस तरह की कोई खबर नहीं आई है। लेकिन दिलीप जी, इसका कितना फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, और क्यों ना अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनको भी ये स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्योंकि रणनीतिक तौर पर ये एक अच्छा कदम क्यों ना माना जाए? दिलीप जी, सामाजिकता के तौर पे ये अच्छा कदम माना जा सकता है शांतनु जी, लेकिन इसमें 2-3 सवाल ज़रूर उठेंगे। पहला तो ये जो सर्वे है ये इंटरनल जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनके द्वारा कराया जा रहा है। दूसरा, इस सैंपल का मतलब सैंपल साइज क्या होगा इस सर्वे का, किससे आप पूछताछ करेंगे, कौन पूछताछ करेगा, और इस सर्वे की एथेंटिसिटी क्या होगी। ये तो एक तरीके से इंटरनल मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, और ये शीर्ष नेतृत्व तो करेगा नहीं, कुछ नीचे के लोग करेंगे। नीचे के लोग अपनी रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट ऊपर जाएगी, वो रिपोर्ट फिल्टर होकर के जो भी डिसीजन लिया जाना होगा वो लिया जाएगा। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी को मैं अच्छा कहूँगा अगर इस बात में सत्यता है और प्रामाणिकता है। तो ये होना चाहिए कि जब जनप्रतिनिधि जनता के लिए, जनता के बीच में, जनता के बीच से चुन के जाता है, तो जनता को 5 सालों में उसने कितना सर्व किया ये जानना उस राजनीतिक पार्टी का राजनीतिक धर्म है, और सामाजिकता के नाते उसे जानना चाहिए। लेकिन इसके आधार पर टिकट का बंटवारा होगा तो मुझे तो लगता है कि सारे सांसद फेल हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी सांसद, अगर मैं लखनऊ की बात कर लूँ तो ऐसा कोई सांसद नहीं है जो अपने जनता के बीच में गया हो, या इलेक्शन के बाद जब वोट अपील करने की बारी थी उसको छोड़ करके कभी कोई भी सांसद जनता के बीच में किसी भी जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जहां उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है वहां तो वो स्टेज की शोभा बढ़ाने के लिए जरूर पहुंचते हैं, लेकिन अदर देन जनता को क्या परेशानियां हैं, जनता के बीच में क्या दिक्कतें आ रही, जनता को रोजमर्रा की कहां समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं को लेकर के ना तो कभी कोई सर्वे किया गया। सर्वे तो पहले इस बात का किया जाना चाहिए कि जो 5 साल के, अगर आप 5 साल बाद उस सांसद का रिपोर्ट कार्ड मांग भी लेंगे और वो रिपोर्ट कार्ड खराब भी आ गया और आप टिकट नहीं भी देंगे, तो जो बीते 5 साल हैं जो खराब चले गए उनकी भरपाई कैसे होगी? वो जो जनता का नुकसान हुआ, वो जो जनता का विश्वास टूटा, उसकी भरपाई कैसे होगी? ये तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया कि अब आप नया कैंडिडेट लाएंगे, जनता को भरोसा दिलाएंगे कि उसने अच्छा नहीं किया, अब हम अच्छा करेंगे। देखिए, जनता जो मैंडेट देती है वो ज्यादातर पार्टी के मैंडेट, मतलब पार्टी पे भरोसा करके देती है। पिछले कई चुनाव से आप देख लीजिए, लोगों ने कैंडिडेट को नहीं चुना है, भारतीय जनता पार्टी को चुना है, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके चुना है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है कि वो अपने कैंडिडेट्स पर विश्वास करे, और इस तरह का अगर सर्वे कराना है तो वो इंटरनल सर्वे होना चाहिए। ये जनता के बीच ले जा करके ये क्या बताना चाहते हैं, मेरी बहुत समझ में इस बात को नहीं आता है। जी दिलीप जी, देखिए आपने कहा कि पार्टी पर जो है वो पार्टी को कहा जाता है कि मैंडेट देती है जनता, लेकिन आपने देखा होगा राजस्थान का चुनाव जहाँ पर एक नारा बाकायदा चल रहा था कि मोदी जी से वैर नहीं, ये नारा आपने सुना था, और उसके बाद आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव हार जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मैटर करती है ना सर, कि आखिर जो पार्टी एक चेहरा जो सामने रख रही है वो कैसा है, जनता उस पर कितना भरोसा करती है, ये भी तो मैटर करता है सर। सर ये मैटर बिल्कुल करता है शांतनु जी, लेकिन पिछले 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी, अब की बार मोदी सरकार जी, तो वहां पर जो कैंडिडेट जीत के आए वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पहली बार राजनीति में आए। तब उसके पहले इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हुआ करती थी, और उत्तर प्रदेश में जब 2017 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके पहले कई दशकों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर नहीं थी। तो जनता ने भरोसा किस पे दिलाया?
जनता ने भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे जताया, कैंडिडेट पर नहीं जताया। कैंडिडेट बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको शायद उस क्षेत्र की जनता जानती भी नहीं है, या तब जानती है जब वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनकर के सामने आता है, तब पता चलता है कि पार्टी ने इस कैंडिडेट को हमारे जनप्रतिनिधित्व के लिए खड़ा किया हुआ है। मेन जो गुडविल होती है वो हमेशा पार्टी की होती है, और पार्टी का जो चेहरा होता है उसकी होती है। पिछले कई बार से 2014 से लगातार अगर आप देखें तो मोदी जी के चेहरे पर सरकार बनती चली जा रही है। फिर उसके बाद काम अच्छे हुए, वो साख आगे बढ़ी, गुडविल उस आगे बढ़ी, और जनता ने काम पे भी भरोसा जताया। बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारा कोविड मैनेजमेंट रहा, बहुत सारी चीजें, मतलब उसको मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो उसमें फैक्टर जुड़ते चले गए। लेकिन ये जो सर्वे वाला फैक्टर है, या तो आप सर्वे करके ये निकालिए कि जो पार्टी को सर्व नहीं, जो जनता को सर्व नहीं कर रहा है उसको राजनीति से बाहर कर दिया जाएगा, दोबारा कभी टिकट नहीं दिया जाएगा। या तो आप एलिजिबिलिटी कैंडिडेचर इस तरीके से कर दीजिए कि जिसको जनता ने नकार दिया है वो राजनीति से बाहर चला जाए, वो कभी दोबारा टिकट नहीं लेगा। अगर इस तरह की स्ट्रेटेजी है तो मैं कहूंगा ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। ठीक है मनीष जी, आपकी पार्टी में टिकट वितरण को लेकर किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है? क्या आप जिस तरह से जनता जिसे पसंद करेगी उसको टिकट दिया जाएगा, या फिर क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है भारतीय समाजवादी पार्टी? देखिए शांतनु जी, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री अखिलेश यादव जी जनता से जुड़े हुए नेता हैं, और जनता के बीच में रह करके जनता जिसे अपना नेता स्थानीय स्तर पर मानती है उसे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देते हैं। और हमेशा से हमारी ये पुराने समय से आदरणीय लोहिया जी के जमाने से ये परिपाटी रही है, इसलिए कि समाजवादी आंदोलन से जो भी लोग जुड़े रहे हैं उन समाजवादी आंदोलन के लोगों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उनकी एक बहुत बड़ी एक सोच है कि हम लोग उसे मौका देते हैं, उसे अवसर देते हैं जो जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा करता है और जनता के लिए खड़ा रहता है। इसलिए कि जनता की जो लड़ाई होती है, हमारी शुरू से लड़ाई सामंतवाद बनाम पूंजीवाद की रही है, और सामंतवाद जिस तरह से सामंतवाद पूंजीवाद बनाम समाजवाद की लड़ाई को आप जब देखेंगे तो हम तभी लड़ पाएंगे उन पूंजीवादी ताकतों से, उन सामंतियों से हम तभी लड़ पाएंगे जब हम स्थानीय स्तर पे मौजूद रहेंगे और स्थानीय स्तर पे उसकी मुखालफत करेंगे। एक बात। दूसरी बात सत्यपाल शांतनु जी, एक बात दूसरी बात बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी या जिस अंतरकलह से जूझ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चुनौती है। और 14 के पहले तो कोई पीआर एजेंसी का नाम भी नहीं जानता था देश में। पीआर एजेंसी किसने लेकर के आया? स्लोगन्स गढ़ने का काम पहले तो हमारे कार्यकर्ता करते थे, नेता करते थे, और देश में तमाम जो कार्यक्रम लगते थे राजनीतिक, उन कार्यक्रमों से नारा निकलता था, उन कार्यक्रमों में घोषणा पत्र बनते थे, उन तमाम चीजें बनती थी। लेकिन 14 में जब मोदी जी गुजरात से दिल्ली की तरफ रुख किए तो सबसे पहले उन्होंने पीआर एजेंसी हासिल किया। और आप लोगों ने भी बहुत बार डिबेट्स में और बहुत सारी राजनीतिक चर्चाओं में आपने देखा है, सुना है और समझा है कि पीआर एजेंसी का उपयोग करके मोदी जी ने अपनी ब्रांडिंग कराई थी। और भारतीय जनता पार्टी, एक बात अवश्य ये जानिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसी एजेंसी काम करती है जो प्राइवेट संस्था है, वो ऐसी काम करती है कि वो सबके बारे में निगरानी करती। एक मिनिस्टर नहीं उत्तर प्रदेश में ये सोच भी नहीं सकता जो अपने मन माफी के अपना पीए रख ले। जिस पार्टी में इतनी छूट ना हो, जिस सरकार में इतनी छूट ना हो कि कोई आदमी अपना पीए अपने मन मर्जी से रख सके, तो उस पार्टी से और उस सरकार से आप उम्मीद नहीं रख सकते। इतनी जब जिसके अंदर स्वतंत्रता नहीं है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो। आप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आप देख लीजिए, किसी मिनिस्टर से पूछ लीजिए जो ये कह दे कि मेरे अनुमोदन पर मेरा पीए रखा गया। तो जहां पर इतनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, उसके राजकाज में जनता कैसे बोलेगी? और जनता जो बोल रही है उसके घरों पर इसीलिए बुलडोजर भेजा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और उनको अपने हक में फैसला कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम तरह के घृणित कार्य कर रहे हैं। ठीक है मनीष जी, कितना टारगेट आपको लगता है 2024 का समाजवादी पार्टी? देखिए शांतनु जी, अभी बहुत वक्त है और बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। मेघालय के राज्यपाल हैं, केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किए गए राज्यपाल हैं श्री सत्यपाल मलिक जी, उनके बयान को आप देखिए। वरुण गांधी जी जो उनकी पार्टी के सांसद हैं शांतनु जी, उनके बयान को आप देखिए। नितिन गडकरी जी गाहे बगाहे किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से वो केंद्र सरकार पर तंज कसते रहते हैं, उनके बयान को आप शांतनु जी, ये बहुत गंभीर बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि देश की जनता हमें सुनती है, हमें समझती है, और हमको राजनीति में इतनी स्पष्टता रखनी चाहिए कि जो बात हम टेलीविजन पर बैठ करके कहें, जो बात हम पब्लिक में कहें, उसको कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको पूरा करें। आप देखिए ना, स्वामी जी को देखिए, मेनका गांधी जी को देखिए, और राजनाथ सिंह जी ने क्या सही। मनीष जी देखिए, आपने कहा कि अभी बहुत वक्त है, लेकिन देखिए ना भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है ना, बहुत वक्त कहाँ है उनके हिसाब से? तो बहुत ज्यादा वक्त है। देखिए शांतनु जी,
हमारी सोच में और हमारी राजनीतिक कार्यक्रमों में और उनके राजनीतिक कार्यक्रमों में फर्क है। हम भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर चल करके अपनी पार्टी को हम नहीं चला सकते, इसलिए कि हमारी जो पार्टी है वो हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, हम पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी रखते हैं और जनता के बीच में रह करके हम कभी कोई सामंती चरित्र के साथ काम नहीं करते। इनके लिए सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टी अगला चुनाव कैसे जीतेगी, ये जो जनता से वादा करते हैं उसके तरफ इनका ध्यान। सर वो तो 75+ का टारगेट लेकर चल रहे हैं, आपका क्या टारगेट? शांतनु जी 75+, अभी केशव जी बोल रहे हैं 80+। एक बात शांतनु जी, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। ब्रजेश पाठक जी जा रहे हैं तो कुछ और बोल रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी कुछ और बोल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी कुछ और बोल रहे हैं। तो इनके बोलने पर आप मत जाइए, आप जनता की तरफ देखिए कि 25 करोड़ आबादी क्या चाहती है, इस सरकार से क्या उम्मीद है उत्तर प्रदेश की महान जनता को। इसलिए कि उत्तर प्रदेश की महान जनता को आपने जो भरोसा दिया था, लड़कियों को आपने कहा था कि जिस समय हमारी सरकार बनेगी हम उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट की जो शिक्षा हासिल करने हमारी उत्तर प्रदेश की बालिकाएं जब नामांकन कराएंगी तो 1 सप्ताह के अंदर उनके घर पर हम स्कूटी पहुंचाएंगे। आपने ये बात कहा था उत्तर प्रदेश की जनता से, तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आपने उत्तर प्रदेश की जनता से क्या वादा किया। आप 80+ बोलिए, 75+ बोलिए, आप 500+ बोल दीजिए, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि जो राजनीतिक दल जनता से वादा करते हैं उन वादों को खरा उतरने के लिए, उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ उस पर काम करना चाहिए। इसलिए कि जनता हमारे लिए ईश्वर के समान है। जनता को जो भी नेता ठगने का काम करता है उसको जनता नेपथ्य में भेज देती है। और भारतीय जनता पार्टी, शांतनु जी मैं बहुत गंभीरता के साथ आपके चैनल पे ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी आने वाले समय में नेपथ्य में जाएंगे और एक नए राजनीति का उदय होगा और उस उदय में श्री अखिलेश यादव जी की महान भूमिका होगी और ये उत्तर प्रदेश और देश की जनता देखेगी। ठीक है, अंकित चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी भी जुड़ गई है। प्रियंका जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंकित जी देखिए, खबर ये आ रही है कि आपकी जो पार्टी है आंतरिक सर्वे जो है वो करवाया जा रहा है, क्या इसको लेकर जानकारी सामने कहा जाए कि आ रही है? क्या आंतरिक, क्या कोई PR एजेंसी सर्वे कर रही है या फिर पार्टी के अंदर ही संगठन के स्तर पर जो कार्यकर्ता है वो सर्वे कर रहे हैं? मनीष जी कह रहे हैं कि PR एजेंसी जो है वो सर्वे कर रही है भारतीय जनता पार्टी में आखिर कौन चुनाव लड़ेगा। सांसद जो है वो जिन 7 बिंदुओं पर उनका रिपोर्ट कार्ड जो है वो भारतीय पार्टी के अंदर जो है वो तैयार करवाया जा रहा है। अंकित जी देखिए शांतनु जी, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। किसी जातिवाद, परिवारवाद, सबसे अलग हट जातवाद की एक पार्टी है। इस पार्टी में कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव भी लड़ेगा, हमारे यहाँ ये नहीं है कि भतीजा चाचा को गाली बगे और चाचा भतीजे को गाली बगे। हमारे यहाँ जो संगठन का कार्यकर्ता होगा, जिसने सड़कों पर काम करा होगा विपक्ष के समय में, वही टिकट पाएगा और वही जीत के आएगा। क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूं, अभी इससे पहले मेरे पुराने वक्ता साहब बोल रहे थे कि ठगने काम करा, ठगने का काम करके 2014 में हम केंद्र में आए, 2017 में हम प्रदेश में आए, 19 में पुणे केंद्र में आए, 22 में पुणे प्रदेश में आए। तो इसका मतलब अपनी करनी और कतरी में हमारे दोनों में एक ही बात है, हम जनता के प्रति अपने पूरे कर्तव्य को, क्या कार्य करना है क्या नहीं करना, क्या जनता के हित में है क्या नहीं है, ये संगठन पूरा तय करता है। इसी तय को देखते हुए आज जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करा है और 75 पार का जो लक्ष्य है वो नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरा करने जा रही है। क्योंकि उसका संगठन बूथ तक मजबूत है, उसका कार्यकर्ता राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति निष्ठावान है। वो अपने कार्य से पीछे नहीं हटेगा, राष्ट्र के लिए आगे आएगा, लोगों के लिए आगे आएगा। और जितने भी केंद्र प्रदेश की सरकारी नीति जा रही है, आज से पहले आप देखिए केंद्र प्रदेश की कितनी सरकारी नीतियां थी जो कागजों में खाई जाती थी। आज से पहले कभी जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि केंद्र की सारी योजनाएं प्रदेश में लागू हो। ठीक है, प्रदेश का जो भी सारा चीज, ठीक है सर, वापस आएंगे आपके पास। प्रियंका जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी आपके पास आते हैं। देखिए, तैयारियां शुरू हो गई हैं 2024 की
और आपकी पार्टी जो है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से मैदान में आ चुकी है। क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से टिकट का वितरण किया जाएगा, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो भी सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी किस तरह से तैयारी कर रही है? देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये समझने की जरूरत है जी। कि सिर्फ चुनाव मोड में आने से काम नहीं चलेगा, आपको काम बताने पड़ेगा। क्योंकि 2024 का चुनाव आपका एक जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो भी जरूरी होगा, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, अर्थव्यवस्था हो, स्वावलंबन हो, इन सारी चीजों पर बातें। और बातें क्यों होंगी? क्योंकि विपक्ष और कांग्रेस पार्टी ये पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। आप देखिए कि जिस तरह से हमारी जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा का जो पर्पस है वो आम आदमी की आवाज को उठाना, वो आम आदमी की आवाज जो कहीं दबाई जा रही है, जिसको सुना नहीं जा रहा, सिर्फ उनको किसी किसी मुद्दों में उलझा दिया जाता है, चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो तुष्टीकरण हो, चाहे वो ऐसे मुद्दे हो जिनका आम जनता सरोकार नहीं है, ऐसे मुद्दों में उलझाया जा रहा है। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी काम के बल पर इस बार चुनाव नहीं जीत पाएगी, ये पूरी तरह से सत्य है, तो इसलिए उन्हें चुनाव में गणित लगाने की जरूरत पड़ी। पर हमारा काम जो है वो आम आदमी की आवाज को बुलंद करना है, आम आदमी के मुद्दों को सामने लाना है, और जो समस्याएं हैं इस देश की, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा निर्मित, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे आप देखिए किस तरह से जो है महंगाई बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो खाने की चीजों पे जो खाद्य सामग्री उसमें टैक्स हो, चाहे घोटाले हो। आप देखिए कि पूरे देश में किस तरह से भयंकर घोटालों का पूरा जो है राज चल रहा है, हाहाकार मचा हुआ। चाहे मध्य प्रदेश में देख लीजिए पोषण आहार में घोटाला, जो सबसे बड़ा घोटाला है और जिसपे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती। उत्तराखंड में भर्ती घोटाला, गोवा में भर्ती घोटाला, आप देखिए घोटालों की बाढ़ लगी है। उत्तर प्रदेश में देखिए नमामि गंगे घोटाला, ठीक है अंकित जी, का घोटाला, ये अंकित सारे जी घोटाले काम के दम पर इस बार पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी, अंकिता जी कह रही हैं। देखिए, मुझे थोड़ी थोड़ी आवाज डिस्टर्ब हो रही है जी। पूरी आवाज तो मुझे क्लियर नहीं, इसलिए मैं समझ रहा हूँ आपने शायद काम की बात करी हमारा। जी, भारतीय जनता पार्टी के काम के विषय पे कोई बात आई, कुछ घोटाले की आवाज मुझे थोड़ी थोड़ी आ रही थी। पहली चीज, वो लोग तो बात न करें जिस सन्नी में 72 केस, वो लोग किसी पर आरोप लगे क्यों बात न करें भाई साहब? कौन से घोटाला, घोटाले से घोटाला, लगातार सारा घोटाला, अन्य घोटाले से आप जो आप सब लोग हैं, चाहे लगातार ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, थे, इसका और गलत आज इस्तेमाल भारतीय कर रहे जनता हैं, पार्टी प्रदेश के देगा। घोटाला तय के दिखाए। बिहार में तो घोटाला आपके सिर्फ लिए करें, एक्टिव है ना, आपके क्या कर पास पाए? स्वतंत्र है, एक घोटाला सिर्फ मध्य प्रदेश कर में क्यों नहीं जाते? आपके पास जहाँ पर है, पोषण घोटाला चल रहा आप है, जाए कोर्ट में जाए, आपको जानना हो, पोषण का आप इलेक्शन घोटाला चल कमीशन रहा है, से उसमें जाए, क्यों नहीं जाती है? आप ये बताएं एक घोटाला क्यों नहीं भारतीय जाती? पार्टी में सिद्ध करके दिखाए। अब स्थिति ये हो गई कांग्रेस की, बाकी अन्य पार्टियों की कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। मैं कहना चाहता हूँ खम्बा कांग्रेस नोचे के नहीं तो प्रवक्ता जी वक्त को, बताएगा। अभी तो ये बताइए अपनी घोटालों बहन की बात को, करिए। जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कौन खम्बा ये नोचे एक भाई, ये पाव वक्त आटा लीटर में बताएगा। हम भी बैठेंगे, किलो आप में भी आता है। बैठिएगा, पर अभी जो है घोटालों की बात करिए। ये मध्य जिस प्रदेश पार्टी में को भी ये घोटाला नहीं रखा है। आटा क्यों आता है या लीटर में आ रहा है, वजह क्या है? वजह ये है आज तक दिल्ली में गए हैं, आज तक विदेशों में गए हैं, कभी खेतों में गए हो तो पता लगा आपको उसकी दही पर टैक्स, उसकी पनीर पर टैक्स, कार्यकर्ता जमीन आटा के निकला खरीदे उस पे है। टैक्स पे। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस कार्यकर्ता अरे कुछ तो शर्म करिए। वो सिलेंडर लेके जब आप सड़कों पे बैठते थे, उस सिलेंडर का भाव पता है भाई साहब आपको संगठन क्या? के और देश के जब मेरी सरकार थी तो वो 415 रुपए का था, चुनाव और आज लड़ाए जब आपकी हम सरकार लोग है आगे तो वो भेजने 11 रुपए का सिलेंडर है। अरे कुछ तो शर्म आनी चाहिए ना यहाँ बैठने में आप लोगों को। देखिए अंकित जी आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ना, वो तो सर देखिए गलती तो किसी से भी हो सकती है, जुबान किसी की भी फिसल सकती है, लेकिन उसको लेकर इस तरह से टारगेट करना ठीक नहीं है ना सर। बाद में गलती का सुधार भी किया गया, तो उसी एक चीज को लेकर इस तरह से टारगेट करना, अपने भी जो है प्रधानमंत्री जी के भाषण देखने चाहिए, कैसे जुबान फिसलती है। अच्छा अंकित जी क्या आप अपनी बात ठीक है। अंकित जी आपसे जवाब, मिनट अगर आप पे समय हो 2 मिनट मेरी बात से सही लें। अगर मेरा कहना केवल इसलिए है, अगर अच्छी डिबेट होगी, सब लोगों के सारे तर्क और मन के विचार और पार्टी की क्या नीतियां हैं, जी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, कम से कम लोगों के पास पहुंच तो जाए। आप केवल 2 मिनट मेरी सुनिए।
आप बढ़ाई महंगाई की, आप लगातार पिछले कुछ वर्ष पहले, 2 या 3 वर्ष पहले कोरोना की वैश्विक महामारी पूरे विश्व में फैली। जब वो महामारी फैली तो पूरे विश्व में आर्थिक दिक्कत हो रहा है। उस छोड़े भी जहां पूरा विश्व परेशान था, विकसित देश परेशान थे, तो ऐसे विकासशील देश, ऐसे विकास जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है, उनके नेतृत्व में एक ऐसी दवाई बनाई गई, एक ऐसी डोज बनाई गई जिसके आधार पे पूरा विश्व कोरोना से बाहर। ऐसी दवाई बनाई गई कि अडानी की हर दिन 1000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। बहन जी जिसमें 23 करोड़ लोग नीचे चले गए, कांग्रेस 27 करोड़ लोग फिक्स है 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे। ये दवाई बनाते हैं भाई साहब। ठीक है, प्रियंका जी सुन लेते हैं ना, प्रियंका जी जवाब लेंगे आपसे। प्रियंका जी ऐसे बनाते हैं 5 दिन के बाद इनॉग्रेशन करते हैं और 5 दिन के बाद जब वहाँ जाओ तो वहाँ धसी हुए जो है गड्ढे दिखाई देते हैं। तो ये दवाई बनाते हैं। अरे कौन सी दवाई बनाते हैं? ठीक है प्रियंका जी एक एक करके बोलिए तो समझ में आएगा। आप आपके पास आते हैं जी अंकित जी। जी अंकित जी। शांतनु जी मैं बोल लूं क्या? जी बोलिए। जी बोलिए। मुझे ऐसा लगता है शांतनु जी, जितने लोगों को आप डिबेट पे बिठाते हैं, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा किसी को, लेकिन ये सब लोग मेरे अनुसार ये लोग डिबेट में इसलिए आते हैं केवल हल्ला अपने कह के आसपास से कि आज हम डिबेट आएंगे, हल्ला करने के, आप लोग ताली बजाना। तो क्योंकि इनकी जो नीतियां है वो बात मुझे कह रहे थे। अब नीति की बात, अब आती है महंगाई की बात। अब आप सिखाएंगे कोरोना के बाद इस महंगाई का दौर था। आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी परेशान है, वही सबको सिखाएंगे कि कैसे देश चलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, सिखाएंगे ये आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। जब आप वही सारी भी बांटेंगे और वही ये सिखाएंगे कि डिबेट कैसे होनी चाहिए। बहन जी पूरी बात होने दीजिए आप। नहीं आप कांग्रेस कैसे नहीं लीजिए, कांग्रेस को लगा दिया है जी कन्याकुमारी आप सुन लीजिए बात, मेरी बड़ी बहन सुन लीजिए। नहीं कुछ बोलने के लिए तो बोलिए, कुछ सुनाइए तो सुनिए। आप तो ये सीख दे रहे हैं कि डिबेट कैसे होनी चाहिए। ठीक है सर। अंकित जी मुद्दे पर रहिए। देखिए किसी पर पर्सनल अटैक मत करिए, आप मुद्दे पर रहिए जी। अच्छा सुनिए, आप सुनिए। जब पूरा विश्व महंगाई की दौर पे बीत रहा हो, पूरे विश्व में महंगाई जीडी अर्थव्यवस्था की हो, उसके बाद आज भारत सारे चीजों से निकल कर पूरे विश्व 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहा है। ऐसा काम केवल विकास पुरुष, विकास देवता श्री नरेंद्र भाई मोदी। ठीक है मनीष जी, देखिए काम का आपने देखा कि अभी कितने पिछले कई मिनट से जो है वो अंकित जी काम गिरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, और अर्थव्यवस्था के मामले में भी 5वें नंबर पर हिंदुस्तान आ गया है, ये भी उनका कहना है। तो ऐसे में कहा जाए कि काम के जरिए इस बार पार्टी वापस नहीं आ पाएगी, किस आधार पर कहा जाए? शांतनु जी मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, इसलिए कि जैसा भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का चरित्र है कि अपने घर में झांकने की ये कोशिश कम करते हैं, दूसरे की तरफ देखने की ये ज्यादा कोशिश करते हैं। मनीष जी मैं चाहूंगा कि कोई भी किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, माफ कीजिएगा मनीष जी, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, किसी का भी चरित्र चित्रण यहाँ पर कृपया न करें। जब अंकित जी ने किया है जी बिल्कुल, मैंने उनको वहीं पर टोक दिया कि देखिए आप पर्सनल अटैक मत करिए। नहीं शांतनु जी, मनीष जी मैं चाहूंगा आप अपनी बात नहीं बिल्कुल। शांतनु जी मैं आपके माध्यम से अंकित जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने बहुत दुनिया घुमा दिया हम लोगों को डिबेट्स में, हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनसे पूछ लूं। जी अंकित जी ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम सभाएं हैं? अंकित जी जरा बताएंगे आपके उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम सभाएं हैं? ये बात आपको बताने की मुझे सुनिए जी, आप सुन लीजिए जी जी। ये बात आपका एंकर है कि आप यहाँ अंकित जी अंकित जी मैं जानता हूँ कि आप अरे आप हिंदी चैनल पे बैठे हैं, मैं आपको बताऊँ, सुन लीजिए मैं आपको बताऊं मैं कितनी ग्राम सभा है। अरे अंकित जी अंकित जी मैं आपकी दुखती रग पे हाथ रखा हूं, इसलिए मैंने पूछा है। मैंने सिर्फ ये पूछा है कि उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम सभाएं हैं, जरा मुझे बता दीजिए।
आप यहाँ के एंकर नहीं है, सुन लीजिए। अंकित जी, अंकित जी, आपने सुन लीजिए, आपने सुन लीजिए, 2019 2022 में जनता ने विकास। अरे अंकित जी, आप सरकार में हैं, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अंकित जी, हम आपको दोनों करें। अरे अरे थोड़ा धैर्य सुन लीजिए। ग्राम विकास में अरे हो गया, अरे अब संबित पात्रा मत बनिए ना, हो गया, सुन लीजिए। अरे मत बनिए, नगर निगम कितने हैं, नगर पंचायत कितने हैं, ये मैं आपको बताऊं। अरे हिंदी चैनल पे बैठे हैं, हु आर यू, हाउ आर यू, थोड़ा सा धैर्य धारण करिए ना, हिंदी चैनल पे बैठे हैं। हम जानते हैं कि कैलिफोर्निया से पढ़ के आप आए हैं, हम पता है हमको, हार्वर्ड से आप पढ़ के, हमको पता है। अरे अंकित जी, जो मैं पूछ रहा हूँ बता दीजिए ना। किस पार्टी की प्रवक्ता है? हाँ, किस पार्टी के प्रवक्ता है? जब आपको ये पता ही नहीं है कि मैं किस, जब आपको यही नहीं पता है कि मैं किस पार्टी का प्रवक्ता हूं, जब आपको यही नहीं पता है जिसने आपको नाके चने चबवा दिया, उसी पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं। आपने मुझसे ये पूछा, अपने मुझसे ये तो पूछा विधानसभा कितनी है, मैंने क्वेश्चन करता आप किस पार्टी का प्रवक्ता है। अरे आपको दिक्कत हुई, अरे ठीक है, आप नहीं बता पाएंगे, हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। सुन लीजिए, अरे वो सुन लीजिए, आपने कहा किस पार्टी प्रवक्ता है? शांतनु जी, इन्होंने कहा है अपने डिबेट्स के पूर्व में, इन्होंने कहा है कि चाचा भतीजा को और भतीजा चाचा को, इनका राजनीतिक उम्र कम है और इनकी सोच और समझ भी कम है, इसलिए कि राजनीति में कम रहे हैं। ये ट्रांसपोर्ट से मंगाए गए ये प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। 2002 में आपको पता होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने भारतीय जनता, मनीष जी सुनिए, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं, का सुनिए, विद्यार्थी परिषद का प्रमुख रहा हूं, बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में रहा हूं पूनम के साथ, तो मेरा राजनीतिक तजुर्बा मत लिए। अरे अंकित जी, सुन लीजिए, अंकित जी, आपने जो कहा, सुनिए ना अंकित जी, अरे संबित पात्रा जी मत बनिए, हो गया। आपने जो कहा कि चाचा भतीजे को गाली देता है और भतीजा चाचा को गाली देता है, उसी का जवाब ये दे दे, उसके बाद में आपके पास आता हूँ, आपकी बात भी सुनी जाएगी जी। 2002 में योगी आदित्यनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के तमाम उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार खड़ा किए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इन्होंने गाली दिया योगी आदित्यनाथ ने। 2007 में आपको जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं, हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों को भाजपा के खिलाफ योगी ने चुनाव लड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह को इन्होंने गाली दिया। सुन लीजिए, और यहां तक कि 2012 में, जिसमें हमारे नेता परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी 2012 में महान आशीर्वाद से, उत्तर प्रदेश की जनता के महान आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने थे, उस चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने हिंदू वाहिनी से उम्मीदवार खड़ा किए थे और भारतीय जनता पार्टी को गाली दिया था। क्या बात करते हैं आप? और अंकित जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जिस महामारी की बहुत वो कर रहे हैं, हम लोगों ने अपनों को खोया उस महामारी में। इसी उत्तर प्रदेश में लाशें नदियों में तैर रही थी और इसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में हमने उत्तर प्रदेश की नदियों में लाशों को बहते हुए देखा है। आपने नहीं, हमने अपनों को खोया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो पीड़ा देखा है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंचा है, इसलिए कि हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं। हम लोग घाघरा नदी का नाम सुना है आपने, हम लोगों ने उन लाशों को देखा है। यूपी से लाशें तैरती हुई बिहार की नदियों तक पहुंच गई थी, आपको पता होना चाहिए अंकित जी। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी सिर्फ जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं, जिस महामारी में बहुत आप व्यथा व्यक्त कर रहे हैं, उसी महामारी में 2014 में अडानी 205वें नंबर का भारत का उद्योगपति था और आज के समय में दुनिया का तीसरे नंबर का उद्योगपति बन गया। हमारा भारत देश डूब गया, हमारा भारत देश महंगाई की चपेट में आ गया और एक आदमी 205वें नंबर का धनी आदमी एक प्रधानमंत्री की महान कृपा से तीसरे नंबर का उद्योगपति बन गया। और शांतनु जी, मैं समय थोड़ा सा लूंगा, हमें बाद में भले मत समझ दीजिएगा, इनका मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूं और इनको दुरुस्त करना चाहता हूं मैं। ये अंकित जी, एक बात बताइए, आप देश आज जिस हालत में है, देश आज जिस पीड़ा में है, 2014 में हमारे उत्तर प्रदेश ने देश की एक आदमी पर 40,000 रुपए प्रति व्यक्ति पर विदेशी कर्ज था। आज के समय में जानते हैं 1,10,000 रुपए हमारे देश के प्रति व्यक्ति पर कर्ज है। यह कर्ज कौन चुकाएगा? उस समय 40,000 करोड़ 40,000 लाख करोड़ रुपए भारत पर कर्जा था। आज के समय में 151 लाख करोड़ का कर्जा है। यह देश कहां से चुकाएगा? इसका जवाब दो आप। ठीक है मनीष जी, महामारी के दौरान देखिए, ये महामारी थी, उसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, निश्चित तौर पर बेहद दुखद। लेकिन देखिए, उसी महामारी के दौरान एक बेहद ही कहा जाए कि गैर जिम्मेदाराना बयान भी तो सामने आया था ना। जी बिल्कुल।
कि हम आप एक हम बात हम बताइए, हम हम आप- हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे आप सर, ये नहीं, गैर जिम्मेदार नहीं, बयान नहीं था। आपने- आप भी देखिए, सोचिए देखिए, अखिलेश ये- यादव ये- के नहीं, नहीं, कितने शांतनु जी, अखिलेश यादव को शांतनु फॉलो जी, करने वाले बिल्कुल, कितने शांतनु लोग जी, हैं, बिल्कुल इस इस पर- बयान से कितना गलत इफेक्ट जो है वो नहीं, पड़ता नहीं, है नहीं, जनता नहीं, में। शांतनु मनीष जी, ये आप लोगों की मीडिया जगत की महान कृपा की वजह से गलत संदेश गया। हमारे नेता ने जो कहा उसको चुनाव आयोग ने तस्दीक किया। चुनाव आयोग ने उस प्रधानमंत्री के लगी हुई तस्वीर को चुनाव आयोग ने बैन किया कि चुनाव के दरमियान प्रधानमंत्री जी की लगी हुई तस्वीर जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर मिलती है वो चुनाव आयोग ने बैन किया था। आपको भी याद होना चाहिए, वही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि वैक्सीन हमारे भारत के वैज्ञानिकों के अथक प्रयास और उनकी महान कृपा से, हमारे महान वैज्ञानिकों के महान कृपा से हम ये उपलब्धि हासिल कर पाए हैं, उसमें प्रधानमंत्री का कोई योगदान नहीं है। जो बात ये प्रधानमंत्री कहते हैं हर चीज का श्रेय लेने की जो उनके अंदर एक लालसा रहती है, उस लालसा का कारण है कि आज देश 151 लाख करोड़ के कर्जे में है। जवाब दीजिए अंकित जी। शांतनु जी, क्या मैं जवाब दे दूंगा? जी 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 मनीष बोलिए। जी, जी जी बोलिए। अब मैंने आपकी बात पूरी सुन ली है कि 2 मिनट मेरी सुन लीजिए। अब विषय सुनिए जो इन्होंने कहा, आज देश कितने कर्जे में है। जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये बात करते हैं, आप ये बताएं जब वैश्विक महामारी कोरोना महामारी थी तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष से लेके महानगर अध्यक्ष तक कहाँ थे? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर लोगों की सेवा कर रहा था, अपनी जान की परवाह करे बिना। ये लोग क्या बात कर रहे थे कि हमने अपने खोए हैं। आपने एसी के रूम से बाहर निकल के देखा तो है नहीं कि देश की स्थिति क्या है। आप कर रहे हो, आप उस मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं जो मुख्यमंत्री कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर प्रदेश के सारे अस्पतालों में दौरा कर रहा था। आप उस जैसे देवता पुरुष प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं जब वैश्विक महामारी पर तो अंकित वो जी, देश के प्रत्येक इसी का अस्पताल में रिपोर्ट दौरा कार्ड कर बन रहा है ना था। सर आपकी पार्टी में? आप आज उस राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक मिनट शांतनु जी, जी 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 शांतनु जी, एक मिनट, आप उस राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हो जिसने वैक्सीन को यूं नकार दिया कि ये वैक्सीन नरेंद्र मोदी जी की है। मैं आपकी मनीष जी जानकारी बढ़ा दूं, हो सकता है जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी के अलावा पूरे भारत के देश के प्रधानमंत्री हैं। योगी जी भारतीय जनता पार्टी के अलावा पूरी प्रदेश कि जितनी भी जनता है उनके मुख्यमंत्री हैं। इसलिए ये अब व्यक्ति विशेष पार्टी के नहीं है, देश और प्रदेश के हैं। तो आपकी प्रत्येक वर्ड, प्रत्येक लहजा, ठीक है। हमारी संस्कृति क्या है, ठीक है, अपने प्रियंका जी कुछ प्रधानमंत्री कहना चाह रही जी। प्रियंका जी, प्रियंका हमारे जी संस्कार क्या है, वापस आएंगे अंकित जी ये आपको हमें मैं समझना बताना चाहिए। चाहती हूँ, आप वैसे भी लोग जो हमें प्रधानमंत्री हैं वो ठीक है, देश अंकित के जी, ही वापस आएंगे आपके प्रधानमंत्री पास। हैं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं नहीं, है। आप तो देवता भी ये हो सबको गए। पता है, आप ये तो बताने की देवता हो जरूरत गए। नहीं है, ठीक है, यहाँ मनीष जी, बैठ के। प्रियंका जी की बात सबसे बड़ी पूरी हो जाएगी, प्रॉब्लम फिर क्या है आपके पास भारतीय जनता पार्टी की, वो ये बताती है कि हम देश चला रहे हैं, हम राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अरे भैया, आप हैं कौन? इस देश की जनता ने चुन के ही तो आपको बिठाया है, और जब चाहे वो नीचे उतार देगी। इसलिए वो जो हम वाली फीलिंग है ना, उसको निकालिए। जो आपके अंदर जो दम्भ की भावना आ गई है, जो अहंकार है ना, उसको निकाल दीजिए। अरे अब वो देव क्योंकि तुल्य ये हो गए। सरकारें आती जाती रहती हैं, और ये जो किसान के साथ आपने किया है, वो क्या किसान भूल पाएगा? आप झूठ बोलकर सत्ता में आए, आपने कहा किसानों की आय दुगनी कर देंगे। क्या दिया किसानों को? साल भर ठंड, गर्मी, जाड़ा, बरसात में आपने किसानों को बॉर्डर पे बिठाए रखा, और उसके बाद 700 किसानों की शहादत हो गई, उसको भी अब भरपाई नहीं दे पाएगा आज तक। किसानों की आय दुगनी कर रहे थे। किसानों की आय दुगनी करते करते इन्होंने क्या किया? इन्होंने खाद के रेट बढ़ा दिए, इन्होंने उसकी बिजली पर जो है बिजली के रेट बढ़ा दिए, उस पे जो ट्रैक्टर होता है, जो उसका पंप होता है, उस पे जीएसटी बढ़ा दी, और उसकी बीज की, उसकी सब चीज की लागत बढ़ा दी, और किया क्या? एमएसपी बढ़ाने की। तो आप बताइए, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर। उसके बाद आप आइए मजदूर पर। जो मजदूर, अभी डेटा सामने आया था, उसके हिसाब से कितना मजदूर जो है आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है आपके राज्य में आत्महत्या? आप क्या बातें करने के लिए जो प्रधानमंत्री बने हुए थे? और आप कहाँ थे? आप कैसी बातें करें कोरोना में? हमें तो कोई बीजेपी का कार्यकर्ता कोरोना में नहीं दिखा। अस्पतालों के बाहर भीड़ लगी हुई थी, अस्पतालों में जगह नहीं थी, कोई था वहां देखने के लिए? क्या झूठ बोल रहे हैं आप टीवी चैनल पे बैठ के? और कौन मान लेगा आपकी बात? आए दिन वीडियो आ रहे थे ना, ऑक्सीजन थी, लोग त्राहिमाम बचे हुए थे। इवन शमशान घाट में जो है वेटिंग लगी हुई थी।
और आप यहाँ बैठ के टीवी चैनल पे झूठ बोल रहे हैं कि बीजेपी का ठीक है। कार्यकर्ता सड़कों पर था। ठीक है प्रियंका जी, सड़कों पे था, जरा दिलीप बता जी दीजिए। देखिए, आपने देखा कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं कहीं ना कहीं पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी से जो प्रियंका जी है वो भी कहीं ये कह रही कि किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, दोनों डिप्टी सीएम हों, या तमाम बड़े मंत्री सुरेश खन्ना जैसे जो मंत्री हैं, वो अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं, अलग अलग ज़िलों का दौरा कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि तैयारियां किस स्तर पर चल रही हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी भी जो है वो पूरी तरह से तैयार है। राहुल गांधी ने मोर्चा जो है वो खोल दिया है पूरी तरह से, और वो भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी भी अब पूरी तरह से मैदान में आती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखिए तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं किसानों का अगर मुद्दे की बात की जाए तो अभी आपने देखा कि योगी सरकार ने सूखे से राहत के लिए तमाम बड़े ऐलानों का ऐलान किए हैं, चाहे वो ट्यूबवेल का कनेक्शन ना काटना हो। ऐसे में आपका जो विश्लेषण है क्या कहता है, क्या ये जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की जो 80 सीटों पर जो लड़ाई होने वाली है वो उस पर आपका क्या विश्लेषण कह रहा है, और ये जो तैयारियां जो तमाम पार्टी कर रही हैं इसको लेकर क्या विश्लेषण कह रहा है आपका दिलीप? शांतनु जी, पहली बात तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो दशकों से राजनीति के मुद्दे बने हुए, जिसमें किसान एक वही मुद्दा है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, देश की इकोनॉमी है, रोजगारी है। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हर इलेक्शन में मुद्दे बनते हैं और उस दौरान पूरे टेन्योर में ये चलते रहते हैं। और इन मुद्दों पर चुनाव होते ज़रूर हैं, लेकिन वोटिंग मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर नहीं होती, क्योंकि अगर इन मुद्दों पर वोटिंग होती तो अब की बार किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा था, भारतीय जनता पार्टी को हार जाना चाहिए था। लखीमपुर में इतना बड़ा किसानों के साथ हादसा हुआ और वहां की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, एक भी सीट नहीं हारी। तो मुझे लगता है मुद्दों का फर्क जनता किस तरीके से निकालती है, जनता किस तरीके से उनका आकलन करती है। क्यों नहीं होती है सर इन मुद्दों पर वोटिंग क्यों नहीं होती, क्या लगता है सर आपको? मैंने कहा ना कि जनता किन चीजों से प्रभावित होती है, जनता किन चीज, देखिए वास्तविकता क्या होता है कि जब इस तरह की टीवी डिबेट्स होती हैं तो हर पार्टी अपना और अपने नेताओं का महिमा मंडन करती है और सामने वाले को पूर्णतः गलत बता देती है, जो एकदम गलत होता है। कोई पार्टी ना तो 100% सही हो सकती है और ना तो कोई पार्टी 100% गलत हो सकती है। इस देश में जो डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट में हर उस पार्टी का योगदान है जिसने इस देश की प्रदेश की सत्ता पर कभी राज किया है। ऐसे ही डेवलपमेंट और अपने आप नहीं हो गया, और बहुत सारे डेवलपमेंट ऐसे होते हैं जो टाइम बाउंड डेवलपमेंट होते हैं, जो होते ही होते हैं, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं होता है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऑनलाइन के डिबेट कर रहे हैं तो इसमें किसी पार्टी का योगदान नहीं है, ये समय का डेवलपमेंट है। ये कोरोना महामारी आई उसके बाद जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ इसका श्रेय किसी पार्टी को नहीं जाएगा, ये समय का डेवलपमेंट है। ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। और जो आपने कहा कि सारी पार्टियों की तैयारी, तो तैयारी के मामले में अगर कहा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे है, क्योंकि जनता से जो इनका कनेक्ट है 1-to-1 कनेक्ट है, ये सतत चलता रहता है, इनका कभी कनेक्ट रुकता नहीं है। इनके यहाँ गांव में चौपाल लगती है, इनके विधायकों को, इनके सांसदों को पार्टी से ये निर्देश होता है कि आप जनता के बीच जाइए, जनता के बीच बैठिए, वहाँ चौपाल लगाइए, गाँव में लोगों की समस्याएं सुनिए। इनके कार्यकर्ता जाते हैं, इनके पन्ना प्रमुख जाते हैं, इनके क्षेत्रीय जो पदाधिकारी होते हैं वो जाते हैं। इस मामले में बाकी सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से पीछे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसी बात का लाभ मिलता है, और इसके साथ साथ लाभ उस बात का जरूर मिलता है जो योजनाएं केंद्र से आ रही हैं, चाहे वो राशन की योजना हो, चाहे वो जनधन की योजना हो, चाहे वो फ्री टॉयलेट की योजना हो, चाहे वो मकान की योजना हो, या और जो योजनाएं आती हैं केंद्र सरकार की तरफ से, जो सरकारी योजनाएं होती हैं, जो सरकारी पॉलिसीज के अंतर्गत चलती हैं, लेकिन उसका श्रेय जो है वो हमेशा राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं, योजनाओं का नाम बदल करके, क्योंकि योजनाएं ज्यादातर पुरानी चली आ रही हैं, कुछ नई भी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जैसे जनधन योजना में उन्होंने अकाउंट से कनेक्ट कर दिया, तो जो कैश पैसे की लीकेज होती थी वो लीकेज बची, उसका फायदा सीधे सीधे उस खाता धारक को मिला, इस बात से जनता को फायदा हुआ। अभी कोरोना के टाइम पे जो राशन की योजना थी, मैं कहता हूं कि वो योजना फ्री की गलत थी, सही थी, वो बात की बात है, लेकिन उन लोगों को योजनाओं का लाभ मिला, लोगों के घर में खाने से ज्यादा राशन पहुंचा। सरकारी पैसे का दुरुपयोग मैं कहूंगा इसको, लेकिन अगर जनता की नजर से देखेंगे तो जनता के पास जरूरत से ज्यादा राशन पहुंचा, कुछ खाया और कुछ बेचा उन्होंने। टॉयलेट का पैसा मिला, कहीं टॉयलेट बना, कहीं उसमें कबाड़ भरा हुआ है, लेकिन जनता को अल्टीमेटली लाभ मिला। ये सारे लाभ हमेशा वही पार्टी दे पाती है जो सत्ता में होती है, इसलिए सत्ता को इस बात का लाभ मिलता है, विपक्ष को इस बात का लाभ नहीं मिलता, बल्कि विपक्ष के लिए डबल चुनौती होती है कि वो अपनी सत्यता को प्रमाणित करें जनता की नजर में और सरकार को गलत साबित करें। लेकिन सरकार को गलत साबित करने के लिए इनके पास सरकारी ताकत नहीं होती है, ये सिर्फ अपनी बातों से और सरकार को गलत कह के साबित कर पाते हैं, जो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जो पिछले कई चुनावों से हम देख रहे हैं।
मनीष जी कैसे साबित करेंगे आप? देखिए दिलीप जी अपनी जगह पे जो उनका व्यू है, जो उनकी राजनीतिक और सामाजिक जो बदलाव देख रहे हैं, उसके आधार पर उन्होंने शांतनु जी बातें रखी हैं। उनकी अपनी एक सहमति और असहमति हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से एक अस्थायी भविष्य के निर्माण करने की पक्षधर रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा इस बात की कोशिश करती है, जब भी समाजवादी पार्टी को सरकार में रहने का अवसर मिला है, हमारे आदरणीय नेताजी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप इन दोनों लोगों ने हमेशा से नीचे से सबसे कमजोर तबका है उसको मुख्य धारा में लाने का इन लोगों ने प्रयास किया है। उसका उदाहरण देखिए, जैसे अभी कंप्यूटर की बात होगी तो कांग्रेस की जो प्रवक्ता है हमारी, वो कहेंगे कि राजीव जी लेकर के आए जी, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि प्रमोद महाजन जी लेकर के आए, और तमाम सारे जो मिनिस्टर्स रहे हैं केंद्र सरकार में जो लोग रहे। लेकिन आप देखिए 2012 से जो 17 की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आदरणीय हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी की, उन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को किस तरह से आधुनिक शिक्षा से जोड़ा। उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास करने के बाद से जब बच्चों को लैपटॉप मिलता था, वह लैपटॉप इतना आधुनिक और इतना सुरक्षित था कि उससे बच्चा पढ़ना शुरू किया। तो आज देखिए दुनिया को, अगर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ग्लोबल रास्ते पर ले जाकर के जब आप देखेंगे, उस रास्ते पर जब उत्तर प्रदेश के छात्रों को लेकर के जाएंगे, तो वो एक छात्र अगर उस समय का जो मिलेगा 12 से लेकर के 17 तक 18 लाख से ऊपर लैपटॉप हमारे नेता ने दिया था। और उसमें दुनिया को अमेरिका के भी बच्चे से, ब्रिटेन के भी बच्चे से, किसी भी कंट्री जो बहुत विकसित कंट्रियां हैं वहां के भी छात्रों से उत्तर प्रदेश के छात्रों को जुड़ने का एक सुलभ उन्होंने रास्ता दिया। और कमजोर तबका हो, जो छोटा तबका है, जो बड़े घरानों की इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करती थी, कंप्यूटर, लैपटॉप, वो गांव के लड़कों तक पहुंचाया। उसका श्रेय श्री अखिलेश यादव जी को जाता है। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जैसे श्री अखिलेश यादव जी ने कन्या विद्याधन योजना, आप देखिए इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद से एक लड़की जब बीए की शिक्षा हासिल करने के लिए, तो उसके घर में माली हालत अगर ठीक नहीं रहती थी तो वो बच्ची पढ़ाई आगे की नहीं कर पाती थी। हमारे नेता ने उसका बंदोबस्त किया और उन्होंने 30,000 रुपए कन्या विद्याधन उन्होंने देना शुरू किया। जो नेताजी ने 2003 से 7 तक की जो सरकार थी उसमें नेताजी 20,000 रुपए देते थे। उसमें आप देखेंगे कि एक लड़की 30,000 रुपए जब इंटरमीडिएट शिक्षा हासिल करने के बाद पाती थी, तो वो या तो बीए की पढ़ाई हो जाती थी, या तो उसके बाद से बीए में एडमिशन हो जाता था, या उसके घर वाले अगर चाहते थे इंटरमीडिएट की शिक्षा हासिल करने के बाद से कि उसकी शादी हो जाए तो उससे उसके मदद मिल जाता था। और समाजवादी विवाह योजना के माध्यम से श्री अखिलेश यादव जी ने उन लड़कियों के लिए, जो लड़की हमारी इंटरमीडिएट से बीए में एडमिशन कराती थी, उसी समय समाजवादी विवाह योजना के माध्यम से उसका पंजीकरण होता था और 50,000 रुपए समाजवादी विवाह योजना के माध्यम से उस बहन को मिलता था। कहने का मतलब यह है कि हम जब तक हम टॉयलेट दे दें, पेंशन दे दें, जो भी सारी चीजें हम दे दें, इसका हमारा दूरगामी लाभ क्या है? इससे हमारा देश किस रास्ते पे जाएगा? हम सब्सिडी दे दें, उससे क्या लाभ? अगर एक परिवार को देश में रोजगार दे दिए, 6 लाख से ऊपर हमारे देश में गांव हैं और प्रधानमंत्री जी ने मात्र इन 8 से 9 वर्षों में 7 लाख लोगों को नौकरी दिया है। आज 1 करोड़ से ऊपर केंद्र सरकार के विभागों में पद रिक्त हैं। यही तो सारे लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के जो पद रिक्त हैं, केंद्र सरकार के विभागों में 1 करोड़ से ऊपर पद रिक्त हैं। इसी को लेकर जो है पूरे देश में कहा जाए कि एक यात्रा जो है वो कांग्रेस पार्टी भी निकाल रही है। नहीं, कांग्रेस देखिए शांतनु जी, ये यात्रा की बात एक अलग है। यात्राएं, राजनीतिक यात्राएं चलती रहेंगी। मुद्दे तो वही है ना सर, महंगाई, बेरोजगारी। देखिए राहुल गांधी जी हमेशा ही कहते हैं कि जब वो यात्रा निकाल रहे कि महंगाई, बेरोजगारी, ये जैसे मुद्दे हैं जिन पर जो है वो यात्रा निकाले, और इसी को लेकर जनता को जागरूक करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि भारत में एक तरह से कहा जा रहा है कि एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, डर का माहौल। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि डर का माहौल क्रिएट किया जाता है और उसी को लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुद्दे तो है ना सर? ये बिल्कुल मुद्दे हैं। और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि इस यात्रा का जो मेन पर्पस है वो लोग के अंदर जो भाईचारे की भावना है उसको पैदा करना है। तो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने दूरियां बढ़ा दी हैं लोगों के बीच, चाहे वो खान पान को लेकर हो, चाहे वो रहन सहन को लेकर हो, चाहे वो जाति को लेकर हो, चाहे वो धर्म को लेकर हो। तो ये दूरियां जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, देश के विकास में बाधा, महंगाई का एक होना चाहिए, जो एक खुलकर सामने आने चाहिए, उस तरह से नहीं आ पा रही। और जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो अपना खर्चा किसी तरह छोटा सा सवाल, उसके ऊपर ही बहुत बड़ा बोझ पड़ जाता है। महंगाई हो, चाहे वो प्रियंका जी, देखिए यात्रा निकाली जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा,
उत्तर प्रदेश में पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो इस यात्रा का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो नहीं छुएगा, और उत्तर प्रदेश में पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे? विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा प्रियंका गांधी ने जी तोड़ मेहनत की, कैंपेन भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्या कमी रहेगी? कांग्रेस पार्टी इतना मजबूत क्यों नहीं हो पा रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में समय भी दिया, और प्रियंका गांधी जी ने जो लड़कियों की जो स्कीम लाई, जो राजनीति में उन्होंने कहा 40% भागीदारी देने के लिए, वो मैं समझती हूँ वो ऐतिहासिक था। और महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने का जो लक्ष्य कांग्रेस पार्टी का है, ये उसकी पूरी एक जो है आधार रखा गया। मैं समझती हूँ ये यहाँ खत्म नहीं होगा, ये आगे भी बढ़ेगा और पूरे देश में जाएगा। और रही बात यात्रा की, तो यात्रा एक भौगोलिक स्थिति को ध्यान में देकर बनाई गई है। चूंकि ये पूरी यात्रा जो है कन्याकुमारी से स्टार्ट होकर जो है जम्मू कश्मीर तक जा रही है, और ये पूरी यात्रा 3570 किलोमीटर की यात्रा है, जो 150 दिन चलने वाली है। और इस यात्रा का मकसद जो है वो जो जनता है, जो आम जनमानस है, उसकी आवाज को बुलंद करना है, उसकी समस्याओं को सामने लाना है, लोगों के बीच भाईचारा पैदा करना है, लोगों को आपस में जोड़ना है, ताकि इस देश का विकास हो सके। इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महंगाई की पूरी तरह से बोझ डाल रखा है आम जनता के ऊपर, उसकी आवाज को बुलंद करना है। भ्रष्टाचार, आप देखिए हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त, और ये ऐसी सरकार है जो झूठ बोलती रही कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, पर अंतोगत्वा अगर 8 साल के बाद अगर आप स्थिति देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर सेक्टर में भ्रष्टाचार बढ़ चुका। आप देखिए किस तरह से घोटाले होते चले जा रहे हैं, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया कि किस तरह से हर एक स्टेट में घोटाले होते चले जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आप देखिए कि मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, और चाहे गोवा, हर जगह घोटाले निकल कर सामने आ रहे हैं। जबकि इनकी सरकार है, इनके पास पूरा सिस्टम है, इनके पास ईडी है, सीबीआई है, सब कुछ, पर फिर भी इनके घोटाले देखिए चीख चीख कर चिल्ला कर बाहर आ रहे। दूसरी आप देखिए कि युवा कितना बेरोजगार है। आप देखिए युवाओं के लिए इनके पास रोजगार की कोई स्कीम नहीं है। इन्होंने इतनी, ठीक है, इन सारी बातों का जवाब लेते हैं अंकित जी के पास। अंकित जी से, कोई रोजगार नहीं। अंकित जी बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, वक्त की कमी है, बहुत संक्षेप में। देखिए आपने मनीष जी को भी सुना, आपने दिलीप जी को भी सुना, आपने प्रियंका जी को भी सुना। अंकित जी बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, वक्त की थोड़ा कमी है। जी 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 मैं केवल ये कहना चाहता हूं, जिन भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार में थे। पहली बात, जिस जनता की, जिन किसान की ये बात कर रहे हैं, मनीष जी हो चाहे बहन जी हो, इनसे पूछो कभी खेतों में कभी गए हैं क्या? हाँ गए, बो के देखी है क्या? ज्वार बो के देखी है क्या? खेत बता दे कितना हमारे पास क्या? सुनिए पहले। अरे अंकित जी मैं बताऊं, अरे ये कौन सी बात हुई, कैसे सुन मैं आपकी सुन लेता हूँ। आप ये बात कैसे सुन ले? आप व्यक्तिगत टिप्पणी मनीष जी सुन लीजिए, मनीष जी सुन लीजिए, आप बता, मनीष जी सुन लीजिए, मनीष जी मेरे पास कितनी खेत है, मनीष जी सुन लीजिए, कितनी हम अरे धान की बुआई की बता दें आपसे। मनीष जी सुन लीजिए, सुन लो, आप व्यक्तिगत टिप्पणी मनीष जी सुन लीजिए, और ये हमसे अरे खेतों से पैदा हुए हैं अंकित जी, हम खेतों से पैदा हुए हैं, हम आर्टिफिशियल सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। हम आर्टिफिशियल नहीं है। अंकित जी देखिए, पर्सनल टिप्पणी किसी पर मत कीजिए। देखिए लगातार जिस तरह से ये पर्सनल टिप्पणियां जो की जा रही हैं, मुझे लगता है कि नहीं। अंकित जी प्लीज, अंकित जी, मनीष जी सुन लीजिए, मनीष जी आप मेरे बड़े भाई सुन लीजिए, अरे अंकित उम्र में मुझसे बड़े हैं। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए किसानी करेंगे ऐसी बात तो देखिए लगातार 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर आज जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारियां करने में जुटी हुई हैं, और इसी को लेकर महामंथन जो है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सभी जो पार्टियां हैं वो कर रही हैं। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। आगे देखना होगा कि 2024 में पार्टी को इसका कितना मुनाफा मिलता है, कितना लाभ मिलता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल कुरुक्षेत्र में इतना ही। आप लोग देखते रहिए भारत समाचार।